हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि ट्रैक्टर बनाती है, क्रेन्स बनाती है, उनके पार्ट्स भी बनाती है। अभी इतनी बड़ी नहीं है बट स्टिल ये काम करती है, काफ़ी टाइम से कर रही है। इसी कंपनी की हम बात करने वाले हैं बिकॉज ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई करने वाली है, कर रही है। अब यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है वो 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। कंपनी ने 215 का कट ऑफ प्राइस यहाँ पर सेट किया है। कंपनी का जो बेसिकली नाम है वो है इंडो फार्म इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे कंपनी ने जो अपना जो जितने पैसे उठाना चाह रही है वो है 260 करोड़ रुपीज़ और यहाँ पर 184 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 75 करोड़ रुपीज़ कंपनी के जो प्रमोटर इन्वेस्टर जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने स्टेक जो है कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है हम ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर रखे हैं। सीधी सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे समझने के लिए बिजनेस में कुछ है नहीं। बाकी हम बिजनेस को और गहराई से समझने के लिए आगे आरएचपी के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने अपनी जो पूरी वैल्यू लगाई है वो 1033 करोड़ रुपए की लगाई है। अब यहाँ पे कंपनी जो कुछ पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं बिकॉज 75 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स ही कंपनी का प्रमोटर इन्वेस्टर बेच रहे हैं, बाकी कंपनी के पास में जा रहे हैं। वो पैसे किस काम में लेने वाली है कंपनी, तो उसके पीछे रीज़न बताया कि ये बोल रहे हैं कि हमें एक एक्सपेंशन यूनिट, मतलब हम अपने आप को और एक्सपेंड करना चाहते हैं क्रेन वाला जो बिजनेस है उसके अंदर में। साथ में कंपनी बोली हमारे पास थोड़ा लोन है तो लोन को भी चुकाना है, और हमारे पास में एक सब्सिडरी है एनबीएफसी जिसको आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी है, बारोता फाइनेंस लिमिटेड। तो इस कंपनी के अंदर में भी हमें कैपिटल बेस के लिए पैसों की ज़रूरत है। सो आरबीआई के जो रेगुलेशंस होते हैं उनको मीट करने के लिए कैपिटल बेस बनाने की ज़रूरत है। तो हम सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, खुद की कंपनी को एक्सपेंशन में, और जो लोन है उसको कम करने वाले हैं। राइट, तो बेसिक रीजंस हैं, अच्छे रीजंस यहाँ पर नजर आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 93% स्टेक था आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 70% के आसपास में रह जाने वाले। दैट्स वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम आरएचपी को रीड करने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले अगर एक चीज़ और देखें तो कंपनी के यहाँ पर जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनके वहाँ पे लिस्ट में कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा है लीड मैनेजर की लिस्ट में। यहाँ पर बेसिकली एक आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम नज़र आ रहा है। बेसिकली इस टाइप के जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो गए, जेएम फाइनेंशियल्स हो गया, राइट, इस टाइप से। बट यहाँ पर आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लेके आ रहे हैं। सो इतनी कुछ ज़्यादा हाइप की उम्मीद मत करिए, बट कंपनी में वैल्यू है कि नहीं उसकी हम लोग इस वीडियो के थ्रू चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी के अंदर जो मेन करतादाता है उनका नाम है रणबीर सिंह खाड़वालिया। अब यही कंपनी मेन करतादाता है, इनके पास में 51% स्टेक था आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद 35% रह जाने वाले। सो सिग्निफिकेंट ये पोर्शन होल्ड करने वाले हैं इसी कंपनी में। दैट्स वेरी नाइस। अब यहाँ पे जो 1 सेकेंड, अब यहाँ पे जो कंपनी के ऊपर में कुछ केसेस लिटिगेशंस वगैरह अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के खिलाफ 5 क्रिमिनल लिटिगेशंस हैं और कंपनी ने खुद ने 8 कर रखे। टैक्स रिलेटेड कंपनी पे एक केस चल रहा है और टोटल जो पैसा लगा, मतलब जो एट रिस्क है, दैट इज़ 4 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास में एट रिस्क पैसा लगा हुआ है। कंपनी ने जो केसेस करके उनमें कंपनी को वो कमाई हो सकती है 26 करोड़ 80 लाख रुपए तक की, अगर केसेस जीत जाती है तो। कंपनी के ऊपर कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटी भी हैं लगभग यहाँ पर 20 करोड़ रुपए की, और ये उसके रीजंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ खास नहीं है बट स्टिल एक कंटिजेंट लाइबिलिटी की लिस्ट में कंपनी को बताना पड़ता है। नेक्स्ट, अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को अगर चेक करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी 1994 के अंदर में खुली थी और इसका नाम जो था शुरुआत में रखा गया था दैट इज़ वेलकट टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ से रजिस्टर हुई थी। उसके बाद में इसके अलग अलग नाम पड़े, बाद में वेलकट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, देन इंडो फार्मा इक्विपमेंट लिमिटेड 99 में, और अभी यही नाम पड़ चलता हुआ आ रहा है प्राइवेट लिमिटेड से। अभी बस सिंपल 2 ही नाम बदले गए वैसे तो देखा जाए तो। नेक्स्ट, अगर कंपनी ने कुछ माइलस्टोन्स टच किए हैं जब से खुली है उसके बाद में, जैसे यहाँ पर ट्रैक्टर प्रोडक्शन इन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया 2000 के अंदर में, फिर उन्होंने नया मॉडल्स लॉन्च किया, फिर नए नए मॉडल्स लॉन्च किए, फिर क्रेन बिजनेस शुरू किया, फिर क्रेन बिजनेस में नए नए मॉडल्स लॉन्च किए। इस टाइप से इनके माइलस्टोन्स यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये काफ़ी सारे इन्होंने माइलस्टोन्स टच किए हैं, मतलब नए नए शुरुआतें बिजनेस के अंदर में करी हैं, उनकी डिटेल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट, कंपनी के पास में आज के दिन सिर्फ एक ही सब्सिडरी है, बाकी कोई होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनी कुछ भी नहीं है, और जो सब्सिडरी है उसका नाम है बारोता फाइनेंस लिमिटेड। उसकी ये यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स दी हुई हैं, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है, आरबीआई रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी है। ध्यान रखना, एनबीएफसी का काम क्या होता है, दूसरी कंपनियों को लोगों को लोन देना, और मतलब लोगों से डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं बट लोन दे सकती हैं। तो यहाँ पर इनके पास में जो कोई ट्रैक्टर वगैरह जो क्रेन्स वगैरह जो भी लोग खरीदने के लिए आते हैं तो उनके पास में अगर पैसे नहीं होते तो ये अपनी सब्सिडरी के थ्रू उनको लोन पास करवा देते हैं। तो इंटरेस्ट भी कमाते हैं खुद ही, और जो मशीन बेच रहे हैं उसका पैसा भी खुद ही कमाते हैं। तो ये काइंड ऑफ बजाज फाइनेंस वाली चीज़ हो गई। बजाज में भी ऐसा ही कर रखा था,
शुरुआत में जब बजाज की बाइकें बिकती थी तो लोगों के पास, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो उनको दूसरी बैंकों से लोन देने वाला पड़ता था। उन्होंने खुद का एनबीएफसी स्टार्ट कर लिया, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, खुद ही लोन बांटने लगे, तो सारा धंधा जो है बिजनेस अंदर ही रह गया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग। समझदार आदमी है रणवीर सिंह खारडवालिया। अब यहाँ पे जो इसका मेन कंपनी करता धरता है, उनकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी हुई है, और यहाँ पर इनकी जो और चीज़ें, डिप्लोमा वगैरह किस तरीके से किया हुआ है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर इनकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यू कैन ऑलवेज पॉज इट एंड हैव ए लुक एट इट। अब कंपनी के ना, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपनी के नाम पर नहीं है, कुछ लीज़ पर हैं, कुछ ओन्ड हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लीज़ पर हैं, बट काफ़ी टाइम के लिए, 100 साल के लिए लीज़ पे ली हुई हैं, तो उनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह काम करती हैं, और ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंपनी के डायरेक्ट कंपनी के ओनरशिप में भी हैं, और कंपनी के सब्सिडरी के थ्रू भी ओनरशिप में है, जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि कंपनी खुद ओन करती है। नेक्स्ट, कंपनी के पास में ये काफ़ी सारे ट्रेडमार्क्स हैं जो रजिस्टर करवा रखे हैं आज के दिन। दैट्स वेरी गुड। आज के दिन कंपनी के अंदर में टोटल 938 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जो कि इंडो फार्मा के अंदर 744 और बारोटा फाइनेंस के अंदर 194, बिकॉज हम पूरी कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सब्सिडरी को अलग नहीं कर सकते, बिकॉज सब्सिडरी इस कंपनी की छोटी कंपनी होती है, तो हम पूरे ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं। तो टोटल 938 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। नेक्स्ट, कंपनी के पास में आज के दिन जो इसकी सब्सिडरी है उसका एक अलग धंधा है, क्योंकि उसका लोन बांटने का धंधा है। तो सब्सिडरी के थ्रू इन्होंने आज के दिन जो 5900 एक्टिव कस्टमर्स आज के दिन काम कर रहे हैं, जिनको टोटल लोन बुक है उसकी साइज़ है 127 करोड़ रुपीज़। तो इतनी बड़ी आज के दिन लोन बुक नहीं है, बट धीरे धीरे बढ़ रही है, दैट्स अगेन ओके। बट स्टिल अगर हम लोग इनके डेटा को अगर चेक करते हैं तो इनके कुछ खास कस्टमर्स बढ़ नहीं रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करोगे, ट्रैक्टर्स का जो क्रेन्स का अगर हम लोग देखते हैं, तो 2024 के अंदर में भी इतने ही थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब मार्च 2024 खत्म हुआ, तब भी 3 ही क्रेन्स का यहाँ पर लॉन्च बुक चल रही थी, और यहाँ पर अभी भी 3 पे ही चल रही है। दैट मीन्स कि अभी तक कुछ बिका ही नहीं है। क्वार्टर फर्स्ट, मतलब 3 महीने के अंदर में कुछ खास यहाँ पर सेल नहीं हुई क्रेन्स की, ना लोन बुक यहाँ पर बढ़ी है। उसी तरीके से अगर हम ट्रैक्टर्स को भी देखते हैं, तो ट्रैक्टर्स के अंदर में भी कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा ये है एसेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये ट्रैक्टर्स एंड क्रेन्स का अगर देखने को मिल रहा है। देखो, ट्रैक्टर्स का जो एक्टिव कस्टमर्स हैं वो घटे हैं, तो यहाँ पर लोन अमाउंट भी घटा है, और यहाँ पर क्रेन्स का सिमिलर सा है। और यूज्ड जो क्रेन्स और ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि यूज्ड भी देती है कंपनी, कस्टमर को बेचना हो तो कंपनी बोले हम खरीद लेते हैं, दूसरा कस्टमर भी कंपनी ढूंढ के फिर उसको लोन पे ट्रैक्टर चेप देती है। तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि यूज्ड ट्रैक्टर का जरूर लोन बुक बढ़ा हुआ है। कंपनी हर तरीके से पैसे कमा रही है, यूज्ड से भी, नए से भी, जैसे मर्जी आए। कंपनी के जो भी लोन बुक है उसके अंदर में एनपीए घटे हैं, बिकॉज लोन बुक है वही घट गई है, तो लोन एनपीए तो घटेंगे ही। नेक्स्ट, अगर अब देख लेते हैं कि कंपनी के पास में आज के हम तो जान रहे हैं 2 बिजनेस हैं, क्रेन्स और ट्रैक्टर्स। तो दोनों की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कितने डीलर्स हैं, किस तरीके से बेचती है, कितने चैनल्स के थ्रू बेचती है। और यहाँ पर ट्रैक्टर्स का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये कुछ ट्रैक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो कंपनी ट्रैक्टर्स और ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स, और जो पीछे जो और भी जो ट्रैक्टर के पीछे जो चीज़ें लगती हैं, जैसे खेत बुआई के अंदर में जो भी चीज़ें, थ्रेसर हो गया, और भी जैसे हलाई हो गई, ये बेसिक नाम है, जनरल नेम्स हैं जो कि हमारे एरिया में फेमस हैं। बाकी आप लोग, आपके एरिया में क्या चीज़ें खेतों में चलती हैं उसके हिसाब से आप लोग तय कर सकते हैं। अब कंपनी की जो कैपेसिटी है ट्रैक्टर बनाने की 1 साल की, वो है 12,000। बट आज के दिन अगर देखते हैं तो यहाँ पर 3,000 ट्रैक्टर ही इन्होंने 2023-24 के दिन में बनाए, दैट इज़ 24% कैपेसिटी पे काम किया है। 22-23 का अगर डेटा के चेक करते हैं तो यहाँ पर 3,500 इन्होंने ट्रैक्टर बनाए थे 22-23 में, और 2022 में 21-22 में इन्होंने 5,000 ट्रैक्टर बनाए थे। तो हम हर साल देख रहे हैं इनकी जो ट्रैक्टर्स की जो सेल है वो घटते ही जा रही है, इसीलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम होती जा रही है। दैट मीन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो अच्छी खासी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, और हर साल कम होती ही जा रही है। दैट्स काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव। और अभी 3 महीने का डेटा को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 400 ट्रैक्टर्स ही निकले हैं शुरुआती 3 महीने के अंदर। इसी हिसाब से देखते तो सिर्फ 1,600 ट्रैक्टर इस साल निकलेंगे। तो काइंड ऑफ बहुत ही नेगेटिव यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है ट्रैक्टर बिजनेस के ऊपर। कंपनी ट्रैक्टर नहीं बेच पा रही है। दूसरा, क्रेन को अगर देखते हैं तो क्रेन्स जरूर कंपनी अच्छी खासी बेच पा रही है, बिकॉज 2021-22 में 720 कैपेसिटी थी इनकी, 484 क्रेन बनाई। फिर उन्होंने 679 क्रेन्स बनाई 22-23 में, फिर 964 क्रेन्स बनाई, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा ली।
फिर अभी इन्होंने फिर से प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ा ली है, लगभग साढ़े कितनी 1280 जो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी वो क्रेन्स की बढ़ा रही है, और यहाँ पर अच्छी खासी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। सो दे आर फोकसिंग मोर ऑन क्रेन्स लेस ऑन ट्रैक्टर्स, बिकॉज इनको लग रहा है कि क्रेन्स का बिजनेस में अंदर में अभी भी कंपटीशन कम है, जिस वजह से ट्रैक्टर तो कुछ खास चल नहीं रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी का, अगर हम लोग यहाँ पर R&D, अब यहाँ पे एक सबसे नेगेटिव मेरे को पॉइंट ये लगता है कि कंपनी R&D पे एक्सपेंसेस कुछ खास कर नहीं रही है अपने रेवेन्यू का एक्सपेंसेस अगर चेक करते हैं तो। अगर R&D पे खर्चा नहीं करती है तो कंपनी का ओवरऑल जो फ्यूचर बिजनेस होता है उसके अंदर बहुत बड़ा खर्चा मतलब दिक्कत देखने को मिल सकती है। ये काफ़ी सारी आपको इनकी जो फैसिलिटी है जहाँ पर ये प्रोडक्शन करते हैं उसकी कुछ फोटोज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी के अगर जो जितना भी रेवेन्यू आता है उसमें से इंडिया के अंदर में ही जो रेवेन्यू आता है दैट इज़ काफ़ी अच्छा खासा, एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा ठीक ठाक आता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ट्रैक्टर हैं वो एक्सपोर्ट में 337 करोड़ के बिके हैं और इंडिया के अंदर में 190 करोड़ के बिके थे 22-23 में, और यहाँ पर 23-24 के अंदर में 18 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। तो एक्सपोर्ट घटा है ट्रैक्टर्स का और डोमेस्टिक भी कम हुआ है। यहाँ पे क्रेन्स को देखते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ा है और यहाँ पर क्रेन्स इंडिया में भी बिकी, एक्स्ट्रा बिकी हैं, ज़्यादा बिकी हैं पिछले सालों के मुकाबले। तो हम वी कैन टेक समथिंग आउट ऑफ इट कि यहाँ पे क्रेन्स बिजनेस जो है ठीक ठाक बढ़ रहा है। अब यहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रक्चर को भी चेक करते हैं तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि कंपनी का क्रेन बिजनेस बढ़ रहा है, ट्रैक्टर बिजनेस घट रहा है। अब यहाँ पे ये कुछ फ्यूचर के बारे में कंपनी बात कर रही है कि हम इन चीज़ों को और फ्यूचर में और लागू कर सकते हैं। जैसे ये लोडर वगैरह है, ये ट्रैक्टर के ऊपर में सेट करके यहाँ पर एफिशिएंट एक होता है ना लोडर ट्रैक्टर के पीछे ही लगा हुआ, इस चीज़ पे कंपनी काम कर रही है। ये एक AC वाला ट्रैक्टर पे कंपनी काम कर रही है जो कि फ्यूचर में जल्दी कंपनी लॉन्च करने वाली है। और यहाँ पे कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी ऑलरेडी फाइनल फेज में चल रहा है। सो दीज आर काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, तीनों ही चीज़ें पॉजिटिव नजर आ रही है कंपनी के ट्रैक्टर बिजनेस को फ्यूचर के अंदर में आगे लेके जाने के लिए। अब थोड़ा सा हम कंपनी की, तो ये तो बातें हो गई कि कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है आज के दिन, किससे रेवेन्यू आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकती है, कौन आदमी जो इसको हैंडल कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बिजनेस कंपनी को लेके आया है, फ्यूचर में क्या प्लान्स कर सकता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टेन नज़र आ रहा है बिकॉज अभी तक तो सेल रेवेन्यू नज़र आ रहा है, उसमें थोड़ी सी ढिलाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैनेजमेंट कुछ खास कर नहीं पा रहा है यहाँ पे बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अब यहाँ पे कंपनी का अगर हम लोग कंपेयर भी करके देखेंगे इस दूसरी कंपनियों के साथ में भी इस चीज़ को, और उससे पहले हम थोड़ा सा रेवेन्यू स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उस बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल पैसा लगा हुआ है दैट इज़ 644 करोड़ रुपीज़ इस पूरी कंपनी के अंदर में, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा है 342 करोड़ रुपीज़। बाकी जितना ही पैसा है वो कितना है उधारी का, क्योंकि उधारी का अच्छा खासा यहाँ पे पैसा लगा, जिसलिए कंपनी बोली कि हम उधारी भी थोड़ी बहुत चुकाना चाहते हैं। अब ये पैसा मेनली कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कंपनी पास में जो प्रॉपर्टीज़ हैं लीज पर हैं, चाहे वो खरीदी हुई हैं फ्री होल्ड हैं जैसे भी हैं, तो उनके अंदर में पैसा लगा हुआ 199 करोड़ रुपीज़। बाकी 74 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने लोन पे दे रखे हैं, क्योंकि कंपनी की सब्सिडरी के थ्रू कंपनी लोन भी बांटती है, तो लोन भी दे रखा है वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी कंपनी ने लोन यहाँ पर बांट रखा है 59 करोड़ रुपीज़ का, दैट इज़ अगेन गुड। 155 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स है, कम मतलब माल बिक चुका है, पैसा भी आना बाकी है, और 165 करोड़ रुपीज़ का इन्वेंट्री पड़ी हुई है। सो लोन जो बैलेंस शीट है वो ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो रेवेन्यू स्ट्रक्चर के अंदर में कुछ खास यहाँ पर है नहीं। अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर तो 352 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ था 22 में, फिर 370 का, फिर 375 का, तो कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग इस साल का भी देखते हैं तो 3 महीने का तो यहाँ पे 75 करोड़ का ही रेवेन्यू आया है, जो 728, तो लगभग 3 हज़ार के करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है इस साल, तो इस साल घटता हुआ नजर आ रहा है। तो एक काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब मिल रही है रेवेन्यू के अंदर में। दूसरा अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, तो आपका रॉ मटेरियल तो महंगा हो ही रहा है, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, तो आप उसको बीट नहीं कर पाओगे, तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली घट ही जाएंगे। तो वही यहाँ पर हो रहा है। सो आई थिंक कि कंपनी को रेवेन्यू पे बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस राइट नाउ। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो को। तो कैश फ्लो यहाँ पर ठीक है, जितना काम कर पा रही है उसके हिसाब से कंपनी ठीक ठाक पैसा भी आ रहा है, हाथ में आ रहा है, दैट्स अगेन नाइस। थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं दूसरी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां ट्रैक्टर और क्रेन बिजनेस दोनों में ही काम करती हैं। जैसे यहाँ पे एक्शन नाम से एक कंपनी है, एस आपने नाम सुना होगा, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और यहाँ पर दूसरी कंपनी है जिसका नाम है एस्कॉर्ट, क्या नाम है, कुबोता।
तो ये दो कंपनियां जो कि सेम इसी बिजनेस में काम करती हैं, तो मैक्सिमम बिजनेस इसी में काम करती हैं। सो एक्शन के साथ में कंपेयर करते हैं तो इसका भी क्या रेवेन्यू घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर इसका भी कंसिस्टेंट रहता है उसी टाइप से तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये पूरे सेक्टर की ही गलती, यहाँ पे डिमांड कम चल रही है। बट यहाँ पर इस कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि हमारी कंपनी के साथ में दिक्कत चल रही है। दूसरा, अगर एस्कॉर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका भी रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है, दैट्स अगेन काइंड ऑफ नेगेटिव हमारे वाली कंपनी के लिए। दूसरी चीज़, अब हम थोड़ा सा पी और पीबी रेशियो के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं कि क्या पता हमारी जो कंपनी है उसने बहुत कम अपनी वैल्यू लगाई हो, क्योंकि रेवेन्यू बहुत कम है, नेट प्रॉफिट बहुत कम है, उसकी वजह से इन्वेस्टर फिर भी थोड़ा बहुत भरोसा दिखा देते, इसलिए हम बहुत कम वैल्यू लगा लेते हैं। तो कमाई के हिसाब से एक बार हम लोग उसी चीज़ को भी चेक कर लेते हैं। 1000 करोड़ रुपये की इन्होंने वैल्यू लगाई है खुद की, राइट, जैसे कि हम यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कितनी वैल्यू लगाई है, 1033 करोड़ रुपीज़, राइट। और यहाँ पे जो कंपनी ने कमाई कर रही है वो कितनी कर रही है, इस साल इन्होंने कमाई है दैट इज़ 15 करोड़, 2024 के अंदर 15 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इस हिसाब से जो पी रेशियो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। 68 का पी रेशियो निकल के आता है, 68 69 का पी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं एस के साथ में तो दैट इज़ 47, और एस्कॉर्ट कबूतर के साथ में देखते हैं तो दैट इज़ 32। तो कंपनी ने पता नहीं क्या भांग पी के अपनी वैल्यू लगाई है, पी रेशियो मतलब कुछ ज़्यादा ही लगा दी है, राइट, कुछ ज़्यादा ही लगा दी है। तो कमाई कुछ खास नहीं है, वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर लगाई है कमाई के हिसाब से। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एक बार पीबी रेशियो की, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उसके हिसाब से कंपनी ने अपने शेयर की भाव कितनी ऊपर लगाई नेटवर्थ के हिसाब से। तो यहाँ पे 342 करोड़ की नेटवर्थ है कंपनी के पास में, लगभग 180 200 करोड़ रुपए और चले जाएंगे, 200 राउंड ऑफ कर लो तो यहाँ पर 500 साढ़े 500 करोड़ के आसपास मान लो कि बाकी खर्चा भी हो जाएगा। तो 500 करोड़ के हिसाब से तो 2 का पीबी रेशियो निकल के आता है। 2 के पीबी रेशियो को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो इसका 12 का है और इसका है 3.72 का। दैट मीन्स कि पीबी रेशियो में इन्होंने थोड़ी बहुत वैल्यू दी है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है कंपनी ने अपनी बिजनेस के अंदर में, अपने रियल एस्टेट के अंदर में, अपने फैक्ट्रीज के अंदर में, जो कि कंपनी के पास में जो एसेट्स पड़े हुए हैं उनके हिसाब से जो कंपनी खुद की जो वैल्यू लगाई है वो कितने मल्टीपल लगाई है, यहाँ पर डबल मल्टीपल में लगाई है। जो ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट में कंपनी चल रही है उनकी इसकी 4 गुना ऊपर चल रही है, और जो एस है उसकी 12 गुना ऊपर चल रही है, जितना इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है उसके हिसाब से, नेटवर्थ के हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू है, बट कमाई जब नहीं दिखती है तो इन वैल्यूज़ की कुछ नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जब तक रेवेन्यू नहीं सुधरता तब तक हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में कंपनी में नहीं सोच सकते हैं। बट हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, वो दैट इज़ की हवा की साइड बनाई जा रही है। तो एक बार हवा पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पे हवा थोड़ी पॉजिटिव साइड में ही बन रही है कंपनी की, जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक पीबी रेशियो। सो लिस्टिंग गेन हम लोग ले सकते हैं, फिर एक बार हम लोग आईपीओ स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी चल सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। लिंक ऑफ दैट आईपीओ स्ट्रेटेजी इन द डिस्क्रिप्शन। तो बाकी आप कोई भी डिसीजन लें अपना पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा और रिसर्च कर लें, उसके हिसाब से ही डिसीजन बनाएं अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।